हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है बिहार डार्क साइड, द हब ऑफ गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो देखिए, दरअसल बिहार में एक बड़े संख्या में गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला सामने आया है। और ये समझिए कि बिहार में लड़कियों से जुड़ा हुआ ये मामला बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है और एक बड़ी संख्या में लड़कियां ये पूरे के पूरे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में फंस चुकी हैं और वो चाह के भी बच के निकल के नहीं आ पा रही हैं। हालांकि अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग इस प्रयास से जुड़ करके लड़कियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारा का सारा काम अलग अलग संगठनों के द्वारा बेधड़क चलाया जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है। तो आइए समझते जानते हैं इस पूरे के पूरे मामले को और देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास हमें देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल मामला चर्चा में क्यों है? क्योंकि बिहार में बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए 250 से ज़्यादा गैर सरकारी संगठनों का एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन ने एक पिटीशन लगाई है पटना उच्च न्यायालय में और पिटीशन लगाते हुए ये कहा है कि ऑर्केस्ट्रा को बंद कर दिया जाए बिहार में। और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है तो उसमें खास तौर पर बच्चों के काम करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। अब सोचने वाली बात ये यहां पर ये आती है कि बात हम लोग कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, यानी कि जो हमारी लड़कियां हैं उन लड़कियों की तस्करी की बात यहां पर की जा रही है। और लड़कियों की तस्करी के मामले में ऑर्केस्ट्रा क्यों चर्चा में आ रहा है? तो देखिए, दरअसल बिहार में सारा का सारा काम ऑर्केस्ट्रा की आड़ में ही किया जा रहा है और जहां लोग और अलग अलग ग्रुप्स ये दिखाते हैं कि वो ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं और ऑर्केस्ट्रा चला ही नहीं रहे बल्कि लड़कियों को काम दे रहे हैं और साथ साथ लड़कियों को स्टारडम दिया जा रहा है। इसी काम और इसी स्टारडम के तहत तस्करी का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जो फिलहाल सामने आए। तो इसी वजह से जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस ने पटना उच्च न्यायालय में पिटीशन लगाते हुए सीधे तौर पर कहा है कि अगर आप ऑर्केस्ट्रा के मामले पर बिहार में प्रतिबंध लगा देते हैं तो ये सभी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि याचिका में यह कहा गया है कि ऑर्केस्ट्रा में नाबालिगों के काम करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। और इस पूरे के पूरे मामले को पटना हाई कोर्ट ने बहुत ही सीरियस लिया है और माना है कि यह पूरा का पूरा मामला बच्चों की तस्करी और शोषण से जुड़ा हुआ एक गंभीर मुद्दा है। और इसी के साथ पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को इस मामले पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए आदेश भी दे दिया है। अब इसी के तहत हम लोग को यह भी पता चलता है कि बिहार में ये पूरा का पूरा मामला चल क्यों रहा है और क्या है इसके पीछे का पूरा रीजन और क्या है इससे जुड़ी हुई बाकी कहानी। तो देखिए, दरअसल बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर गाना बजाना बहुत अधिक पसंद किया जाता है। हालांकि गाना बजाना तो वैसे हर एक शहर की, हर एक राज्य की अपनी खुद की कला है और सब जगह पर सभी चीजें अलग अलग अनूठे रूप में देखने को मिलती है। लेकिन बिहार का एक खास चलन है ऑर्केस्ट्रा के रूप में। और बिहार में जब कभी भी किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी की बर्थडे पार्टी होती है या फिर जब कभी भी शादी विवाह का माहौल होता है, इस दौरान खास तौर पर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखा जाता है। ऑर्केस्ट्रा के प्रोग्राम में खास तौर पर महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, महिला कलाकारों को बुलाया जाता है। और इस दौरान जब कभी भी पूरा का पूरा समाज या पूरे के पूरी गैदरिंग होती है तो प्रोग्राम के दौरान एक खास स्टेज पर ये महिला कलाकार नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। इस दौरान ये अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनती हैं, वस्त्र पहनती हैं और देखा जाता है कि वहां पर एक पूरा का पूरा माहौल अच्छा बना होता है। गाने बजाने के साथ अच्छा खासा डांस परफॉर्म किया जाता है जिसका सभी लोग आनंद लेते हैं। यही है बिहार का ऑर्केस्ट्रा कल्चर। अब देखिए, बिहार का ये ऑर्केस्ट्रा कल्चर आजकल इतना ज्यादा खास हो चुका है कि बीते दिनों एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब भोज का कार्यक्रम हो रहा था, जब ब्रह्म भोज चल रहा था, उस दौरान भी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया और महिला कलाकारों को बुलाकर उनसे नृत्य प्रदर्शन कराया गया और यह मामला बहुत अधिक सुर्खियों में रहा भी था इस दौरान। अब ये सब चीजें क्यों हो रही है और बिहार में लड़कियां इस तरफ क्यों जा रही है? तो देखिए, बिहार में महिलाओं का या लड़कियों का इस कार्य की तरफ आकर्षित होने के पीछे कई जिम्मेदार कारक है, जिसमें पहला बड़ा जिम्मेदार कारक है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। आर्थिक स्थिति के कमजोर होने के साथ साथ एक दूसरी स्थिति यहां पर जिम्मेदार मानी जाती है अशिक्षा और तीसरी स्थिति जिम्मेदार मानी जाती है आने वाली आपदाएं। अब दरअसल इन सभी कारकों के मिले जुले परिणाम हमें देखने को ये मिलते हैं कि लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा वाले कार्य में झोंक दिया जाता है और छोटी छोटी लड़कियों को मात्र 10,000 के लिए ऑर्केस्ट्रा वालों को बेच दिया जाता है। इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि जो अलग अलग ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हुए लोग होते हैं ये परिवार के साथ संबंध स्थापित करते हैं, परिवार से मिलते जुलते हैं और परिवार को ये समझाते हैं कि लड़की को स्टारडम मिलेगा, हम इस लड़की की तलाश में थे, इस लड़की को लीड रोल दिया जाएगा। स्टारडम के नाम पर, पैसे के नाम पर, अच्छी खासी कमाई के नाम पर अलग
अलग अलग परिवारों से लड़कियों को खरीद लिया जाता है, और खरीदते भी नहीं है तो काम के नाम पर उनके घर से ले आते हैं, और लाने के बाद वो लड़कियां किन परिस्थितियों में रह रही है या क्या उनकी स्थितियां चल रही है, उस सभी की जानकारी परिवार को नहीं दी जाती। वो फिर लड़की से मनमर्जी के काम कराते हैं, और अगर वो लड़की मना करती है तो उस पर फिर उसके बाद में जबरदस्ती की जाती है, अत्याचार किए जाते हैं, बलात्कार तक के मामले भी निकल के सामने आते हैं। हालांकि जब कभी भी इस प्रकार की खरीद फरोख्त से काम नहीं चलता या कोई भी समझौता या समझाने का मामला काम नहीं आता, तो कई बार प्यार मोहब्बत का सहारा भी लिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गंगूबाई काठियावाड़ मूवी में, जहां पर यह पता चलता है कि लड़कियों के प्रेम संबंध बनाए जाते हैं लड़कों के साथ में, और प्रेम संबंध बनाए जाने के बाद लड़कियों को घर से निकाला जाता है, समझाया जाता है कि तुम्हारा परिवार हमारे इस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेगा, जिसके बाद लड़कियां अपना घर छोड़ देती हैं एक लड़के के लिए। वो लड़का बाद में उस लड़की को लाके ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को सौंप देता है, और उसके बाद फिर उस लड़की से मनमर्जी के काम कराए जाते हैं, और किसी को पता नहीं चलता कि वो लड़की कहां पर है और किस हालत में है। अब जहां सारी की सारी बात ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी हुई है और ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों को लाया जा रहा है, तो क्या केवल उन लड़कियों से ऑर्केस्ट्रा का ही काम कराया जा रहा है? जी नहीं, इस बात का जवाब नहीं है। ऐसा क्यों? तो केवल ऑर्केस्ट्रा एक दिखावे का काम है, बल्कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में यह भी पता चल रहा है कि बड़े स्तर पर गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा है, और गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के साथ साथ यहां पर देह व्यापार का मामला भी जुड़ा हुआ है, और देह व्यापार वैश्यावृत्ति से जुड़े हुए तमाम सामाजिक चिंताएं भी देखने को मिल रही हैं, जो आज भी बताती है कि हमारा समाज किस प्रकार की घिनौनी अलग अलग चुनौतियों से जुड़ा हुआ है, और कैसे कैसे काम बेधड़क हमारे समाज में बड़े स्तर पर आज भी जारी हैं, जो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से जुड़ा हुआ। और केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमें यह भी पता लगता है कि अभी भी हमारे प्रशासन को, सरकार को इस मामले पर नियंत्रण स्थापित करने में लंबा समय लगेगा। अलग अलग परिवार केवल पैसे के लिए, रोजगार के लिए, काम के लिए अपनी लड़कियों को बेच देते हैं और इस काम में झोंक देते हैं, और इस पूरी की पूरी घटना के बाद या लड़कियों के घर से निकल जाने के बाद ये पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा का काला सच हम लोगों के सामने आता है। हालांकि ये काला सच वो सच है जो एक छुपा हुआ सच है, या फिर अलग अलग प्रकार की जांच में या अलग अलग मामलों में निकल के आया है, लेकिन फिर भी बिहार के अंदर ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है ऑर्केस्ट्रा का आज भी बहुत लोकप्रिय है, और लोग पसंद करते हैं ऑर्केस्ट्रा का आनंद लेना। अब इस प्रकार यहां यह भी पता चलता है कि बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े स्तर पर लड़कियां इस कार्य में इस्तेमाल हो रही है। तो देखिए, इसके पीछे का रीजन है केवल बिहार की परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि आसपास की परिस्थितियां भी। बिहार की एक सीमा नेपाल से लगती है, उसके अलावा भारत के कई अलग अलग राज्यों के साथ बिहार का जुड़ाव है, जहां उसको एक अच्छा खासा संपर्क मिल जाता है, और केवल बिहार से ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लड़कियों को लाया जाता है, क्योंकि भारत में नृत्य का और संगीत का एक पुराना इतिहास रहा है। अब आज भी हमारे परिवार के बहुत सारे लोग मतलब हम देखते हैं कि हमारे समाज के बहुत सारे लोग इन चीजों से जुड़े हुए होते हैं। सभी को पसंद होता है कि हाँ, नृत्य के कार्यक्रम भी होने चाहिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए, लेकिन संस्कृति के तहत जिस प्रकार का ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं, ये हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। यहाँ पर यह बात तो नहीं है कि पूरी तरह से हमें नृत्य से दूर हो जाना चाहिए या फिर नाचने गाने के जो हमारे मनोरंजन के साधन है उनसे दूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो ये स्थिति निकल के आई है कि ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों के साथ देह व्यापार का मामला सामने आना, उनके साथ बलात्कार की स्थितियां सामने आना, जबरदस्ती उनके साथ करना, ये सभी चीजें बहुत ही चिंताजनक है, और हमें इस पूरे के पूरे मामले पर संज्ञान भी लेना चाहिए। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो हमें यह पता चलता है कि इस साल जून तक बिहार पुलिस ने राज्य में 271 लड़कियों को बचाया। केवल बात इतनी ही नहीं है, यहाँ हमें यह पता चलता है कि जिन 271 लड़कियों को बचाया गया है उनमें से 153 को तो ऑर्केस्ट्रा की तस्करी करके ही लाया गया था, यानी कि वो ऑर्केस्ट्रा की तस्करी से जुड़ी हुई थी और वहां से बचा करके उन लड़कियों को लाया गया। केवल बात इतनी ही नहीं है, बल्कि 118 को देह व्यापार में धकेला गया था, जहां से बचाकर उनको एक सुरक्षित जीवन देने का प्रयास किया गया है बिहार की पुलिस के द्वारा। इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं अपने आप में जो बताते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा चिंताजनक है, और बिहार के अंदर लड़कियां सेफ नहीं है, ये भी पता चलती है। इसके साथ ही सारण जिले में जनवरी से अब तक इन नृत्य मंडलियों से छुड़ाई गई लड़कियों की संख्या 162 है। सोचने वाली बात है, अकेला सारण जिला इस प्रकार के आंकड़े हमें दे रहा है। इसके अलावा ये भी हमें पता चलता है कि इस साल मार्च से जून के बीच जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस के सहयोगियों ने जिला पुलिस बलों के साथ मिलकर ऑर्केस्ट्रा समूह से 116 लड़कियों को बचाने का कार्य भी किया। बिहार में एक खास बेल्ट है जिसको कहा जाता है ऑर्केस्ट्रा बेल्ट, और इस ऑर्केस्ट्रा बेल्ट में खास तौर पर सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास और पश्चिमी चंपारण जैसे जिले शामिल हैं, और इन सभी जिलों से मिलजुल करके जो ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम है, और वहीं पर ही यहाँ पता चलता है कि इनमें खास तौर पर गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी का मामला भी निकल कर आता है। कम उम्र में लड़कियों को सस्ते दामों पर लाया जाता है ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनको अनेक अलग अलग कार्यों में भी झोंक दिया जाता है, और कुछ ऐसे काम करवाए जाते हैं जो बुरी तरह से अशोभनीय है। हमें यह भी पता चलता है कि कानून प्रवर्तन के साथ एनजीओ नेटवर्क ने 53,651 बच्चों को तस्करी और अपहरण से बचाया है, और यह पूरा का पूरा काम 27,320 छापों में किया गया है।
इंपॉर्टेंट आंकड़ा है और ये डाटा हमें बताता है कि कितना ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति हमारे देश के अंदर बनी हुई है और बिहार राज्य के तहत कितना ज्यादा परेशानियों का मामला निकल के आया है। और इसके अलावा साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो बहुत सारे बच्चों का मामला होता है वो सीधे तौर पर हमारे अलग अलग FIRs के तहत या अलग अलग मुकदमों के तहत सीधे तौर पर गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि अधिकांश बच्चों की जो कंप्लेंट होती है वो गुमशुदा के रूप में की जाती है या फिर साथ साथ हमें ये पता चलता है कि किडनैपिंग के रूप में की जाती है। पर गुमशुदा और किडनैपिंग का ये मामला कब देह व्यापार में बदल जाता है, कब ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग में बदल जाता है, ये कोई भी नहीं जान पाता। NCRB का डाटा हमें ये बताता है कि 2022 में ही 2878 बच्चों की तस्करी हुई है, जिनमें से 1059 लड़कियां थी। और ये समझिए कि तस्करी के पूरे मामले में ये जरूरी नहीं है कि केवल लड़कियां ही संवेदनशील हैं, बल्कि लड़कियों के अलावा हम ये देखते हैं कि बच्चे, छोटे छोटे महिलाएं, ये खास बहुत अधिक संवेदनशील माने जाते हैं। हालांकि पुरुष भी इसमें शामिल है और पुरुष को भी अलग अलग प्रकार से गिरफ्त में लिया जाता है और अगर कोई पुरुष काम करने योग्य नहीं रहता तो उसके शरीर के अंगों को निकालकर दूसरे देशों में बेच दिया जाता है, जो अपने आप में एक बड़ा गैर कानूनी संगठित अपराधों का बाजार बना हुआ है। इसके साथ ही बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश में कानून है, पर कानूनों होने के बावजूद हम ये देखते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि जहां हम लोग ये देखते हैं कि NCRB हमें ये बताता है कि 2022 में 2878 बच्चों की तस्करी हुई, वहीं हमें ये भी पता चलता है कि एक्चुअल में ये आंकड़े हमारी वास्तविकता से बहुत ज्यादा दूर है। क्यों? क्योंकि परिवार के बहुत सारे लोगों के द्वारा तो मामले, मुकदमे दर्ज ही नहीं करवाए जाते हैं। बहुत सारे लोग चिंता में दर्ज नहीं कराते, बहुत सारे लोग कानूनी विवादों में फंसना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते और बहुत सारे लोग खुद ही अपने बच्चों को बेच देते हैं। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते कि वो किसी भी प्रकार से इन मामलों में फंसे, तो सभी लोग खुद को सेव करने के लिए भी यहाँ कंप्लेंट दर्ज नहीं कराते हैं। तो इसलिए ये हमारे जो आंकड़े हैं ये वास्तविकता से कहीं ज्यादा परे। भारत में कई सारे कानून बनाए गए हैं जिसके तहत बच्चों की तस्करी से सुरक्षा की जा सकती है, पर क्या ये कानून पूरी तरह से सफल हैं? तो इसके लिए हम लोग एक बात कह सकते हैं और वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अलग अलग राज्यों के अंदर बड़े स्तर पर बच्चों की तस्करी के मामले देखने को मिलते ही रहते हैं। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, बंधुआ मजदूरी प्रथा अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, ये सारे के सारे वो कानून हैं जो बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए हैं, बच्चों की यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए बनाए गए और साथ साथ बच्चों को अलग अलग मामले में सेफ माहौल देने के लिए बनाए गए। पर सब कुछ ये अभी तक सफल नहीं हुआ। हालांकि अगर ये मान लिया जाए कि कानून अब तक सफल नहीं हुए तो क्या आगे कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, तो ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं होगी, क्योंकि अभी भी कुछ उपायों को अपनाकर हम इस पूरे मामले को नियंत्रित कर सकते हैं और स्थिति को ठीक कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों के साथ ये सारी की सारी स्थितियां हुई हैं केवल ये मामला वहीं तक ही सीमित रहेगा। कल को इस पूरे के पूरे रैकेट की चपेट में हमारे घर के बच्चे भी आ सकते हैं और ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को इस पूरे मामले में अवेयर भी रखें और उनकी सुरक्षा के लिए कदम भी उठाएं। अगर हम लोग अपने अपने स्तर पर भी सभी चीजों को अच्छे से संभालते हैं तो ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में जब लोगों को किसी प्रकार से किडनैपिंग का मौका नहीं मिलेगा या फिर बच्चों को बेचा ही नहीं जाएगा, तो बड़े स्तर पर हम इस पूरे के पूरे रैकेट को आगे बढ़ने से रोक पाएंगे और बच्चों को सुरक्षा भी प्रदान कर पाएंगे। तो हमें पता चलता है कि अगर हम लोग बच्चों की स्कूल में उपस्थिति पर नजर रखें तो भी बच्चों की स्थिति को समझा जाना जा सकता है। अगर कोई बच्चा लगातार एक हफ्ते तक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के एब्सेंट है, 10 दिन तक एब्सेंट है, तो स्कूल के प्रशासन को समझना चाहिए कि बच्चा क्यों एब्सेंट है। कई बार स्कूल प्रशासन छोड़ देता है कि भाई क्या पढ़ी है, हमें बच्चा आए आए नहीं आए नहीं आए, क्यों इन चीज़ों में पढ़ना है। बट यह एक बड़ा कारण होता है जहाँ हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग प्रकार के अपराधों के शिकार हो जाते हैं और वो उनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा पंचायतों को भी प्रवासी रजिस्टर बनाना चाहिए जहां पर वो प्रॉपर बच्चों का डाटा मेंटेन करें, आने वाले बच्चों का भी जाने वाले बच्चों का भी, जहां से पता लगे कि भाई पूरे के पूरा उसके क्षेत्र में, उसके पंचायत के अंदर बच्चों के क्या स्थिति बनी हुई है, क्या बच्चे उसी संख्या में हैं जिस संख्या में पहले रहा करते थे या फिर संख्या में कुछ परिवर्तन देखने को जा रहा है। क्योंकि जब कभी भी किसी क्षेत्र में अपराध चाहता है तो अपराध जाने के मामले में ये संख्याएं लगातार परिवर्तित होती है और वहां पता चलता है कि वो अपराधों को बार बार अंजाम दे रहे हैं। तो इसलिए रजिस्टर बनाकर चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा माता पिता की जागरूकता भी यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भेज देते हैं या स्टार्टअप के लिए या सैलरी के लिए भेज देते हैं। बट ये भी जरूरी है कि माता पिता स्थितियों को समझे, अपराधों को समझे और ये भी समझे कि बच्चे कहाँ सेफ हैं और कहाँ सेफ नहीं है। ऐसा ना हो कि केवल आंख बंद करके बच्चों को वो कहीं भी भेज दें और जिसके बाद बच्चों के साथ इस प्रकार की गलत गतिविधियां हो। इसके साथ ही परिवहन सतर्कता भी जरूरी है। जैसे कि रेलवे में हम लोग देखते हैं कि हमारा रेलवे के मामले में फोर्स पहले से ही तैनात है और जो हमारी यहाँ पर फोर्स रहती है वो सभी चीज़ों को संभालती है और बच्चों की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भी काम करती है। लेकिन हम लोगों ने बाकी इसके अलावा बस के मामले में और बाकी हमारे जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उनके मामले में ऐसी सुविधाएं नहीं तैयार कर रखी हैं या ऐसे बल नहीं तैयार किए हैं जो वहाँ पर भी काम करते हैं। तो हमें अलग अलग स्थानों के लिए, अलग अलग परिवहनों के लिए बल तैयार करने चाहिए जो इस मामले में बच्चों की सुरक्षा के लिए कार्य कर सके। इसके अलावा हम लोग अपना सकते
सकते हैं एक पिकेट को भी। पिकेट का मतलब क्या है कि ये वो अलग अलग टूल्स की बात करता है जिनको अपनाकर हम लोग बच्चों की सुरक्षा कर सकते हैं इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में। जैसे कि पहला है पॉलिसी बनाना। तो देखिए अब तक जो हमारे देश में पॉलिसी है उन सारी पॉलिसीज को, उन कानूनों को और ज़्यादा ठीक करना, मजबूत करना, इसके साथ साथ ही नए आवश्यक कानूनों का निर्माण भी बच्चों की सुरक्षा कर सकता है। दूसरी खास बात है इंस्टीट्यूशन। तो हमारे जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जो जानकारियां हैं, उनके पास जो अलग प्लेसेस की इन्फॉर्मेशन है, उन सभी को कंपाइल करके इस प्रकार के अलग अलग ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो बच्चों की ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं। अगला मामला है कवरेज का। तो इसके तहत भी मामला ये आता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारे जो सिस्टम्स है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे बच्चों को बचा सकते हैं, हमें इस विचार करना चाहिए। केवल इतना ही नहीं बल्कि नॉलेज के स्तर पर भी काम करना चाहिए। जो हमारे प्रशासन के पास, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है उस सभी को जोड़ना चाहिए और इस पूरे के पूरे रैकेट के खिलाफ काम करके बच्चों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनमें हमें उन सभी कारणों को खत्म कर देना चाहिए जो आर्थिक कारण है और बच्चों के लिए इस प्रकार की तस्करी में जिम्मेदार बने हुए हैं। अगर हम ऐसा भी काम कर पाएंगे तो बच्चों की इस तस्करी को रोक पाएंगे। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी का सहारा ले करके हम लोग अलग अलग जगह पर लोगों को टारगेट भी कर सकते हैं, डेटाबेस भी कलेक्ट कर सकते हैं और पूरे के पूरे रैकेट का भांडाफोड़ करके बच्चों को बचाने का कार्य भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वो विकल्प हैं, वो उपाय हैं जिनको अपनाकर हम बच्चों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है। और हमें पता चल रहा है कि बिहार की स्थिति कितनी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और जब बिहार के अंदर हम देखते हैं कि हर वर्ष आपदाएं आती है, यानी कि जब बाढ़ की स्थिति होती है तो बाढ़ के समय तो हम ये देखते हैं कि बाढ़ में, महामारी में तो ऐसी घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बिहार में इस प्रकार की घटना का होने का एक बड़ा रीज़न है बिहार के अंदर दहेज प्रथा का बहुत बड़े स्तर पर होना भी, क्योंकि बिहार में दहेज प्रथा बड़े स्तर पर है। और जब कभी भी किसी भी पिता को अपनी बेटी की शादी करनी होती है तो बड़े स्तर पर दहेज की मांग की जाती है। और ऐसी स्थिति में हर एक परिवार बचना चाहता है, उसको पता है कि वो इस प्रकार संपन्न नहीं है कि वो वर पक्ष की मांगों को पूरा कर दे। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए भी वो ऐसे उपायों को अपनाते हैं। तो हमें सभी पहलुओं पर काम करना पड़ेगा, तभी जाके इन सभी चीज़ों से हम निजात पा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग समाज में इन प्रकार की वीडियो से हमेशा बंधे रहेंगे और ये समस्या लंबे समय तक बनी ही रहेंगी और चलती ही रहेंगी। ठीक है, इन सभी बातों को समझने जानने के बाद एक कंप्लीट एनालिसिस आप लोग को मिल गया है। तो इस कंप्लीट एनालिसिस के बाद मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न के उत्तर भी आराम से दे सकते हैं। तो प्रश्न का कहना है, बिहार में निम्नलिखित में से किन जिले को बार बार ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से लड़कियों की तस्करी के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है? तो कमेंट में जरूर दीजिएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में बालिकाओं की तस्करी के पीछे निम्नलिखित में से किन कारकों को मुख्य कारण माना जाता है? तो ये वाली बात भी आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा। कॉमेंट करना है आप लोग को इसका भी आंसर। और आंसर कॉमेंट करने के साथ ही हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारी डबल धमाका सेल की। तो देखिए, दरअसल फिलहाल स्टडी IQ में चल रही डबल धमाका सेल। डबल धमाका सेल का मतलब ये है कि जब कभी भी आप किसी एक लैंग्वेज का कोर्स लेते हैं तो उसके तहत आपको बाकी और लैंग्वेज के कोर्सेज भी मिलते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने हिंदी का लैंग्वेज कोर्स लिया है तो इस हिंदी का कोर्स लिया है तो ये समझिए कि हिंदी के कोर्स के साथ आपको इंग्लिश के कोर्स की वीडियोस भी दी जाएंगी और इंग्लिश के कोर्स की वीडियोस भी दी जाएंगी। यानी कि स्टडी IQ की जो इतनी भी बेस्ट फैकल्टीज हैं आपके कोर्स के मामले में, उन सारी फैकल्टीज की क्लासेज आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगी और आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं और अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें P2I फाउंडेशन बैच की, तो ये 2026, 27, 28 तीन अलग अलग वर्षों के एस्पिरेंट्स के लिए चल रहे हैं। और ये भी समझ लीजिए कि इस पूरे के पूरे मामले में आप लोगों को 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं भी मिलती हैं। आप लोग को मिलती है 1-to-1 मेंटरशिप की सुविधा। आप लोगों को इसके साथ ही मिलते हैं प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स और साथ ही आपको मिलती हैं 18 से ज़्यादा किताबें और हमारा पूरा GS मॉड्यूल। इसके साथ ही आप लोग के लिए प्रीलिम्स और मेंस में रेजिडेंशियल प्रोग्राम की सुविधा भी शामिल है और साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस के समय आपको टेस्ट सीरीज की सुविधा भी मिलती है। और वहीं आप लोग जब कोर्स में एनरोल हो जाते हैं तो हमारा जो मंथली टॉप टेस्ट परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाता है। और साथ साथ ये समझिए कि आपकी पूरी फीस रिफंड भी हो जाती है अगर आप लोग प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करते हैं उस स्थिति में। तो फिलहाल आप लोग एनरोल कीजिए KL लाइव कोड के साथ, क्योंकि समय है बहुत कम और 31 जुलाई तक के लिए ही ये खास ऑफर आपको मिल रहा है। तो KL लाइव कोड अगर आप यूज करते हैं तो ये कोड है बेस्ट डिस्काउंट का कोड और बेस्ट डिस्काउंट के मामले में आपको फिलहाल फीस देनी होगी 9,999। तो इसके लिए कीजिए एनरोल आज ही और ज्वाइन कर लीजिए इस खास ऑफर के तहत ये स्टडी IQ का बैच। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, सभी जगह कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे साथ में। और इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं जहां हम लोग फाइल्स को भी शेयर करते हैं और हमारी बाकी क्लासेस को भी पढ़ते, जानते, समझते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितना महत्वपूर्ण बातों को हमें करना था, जानना, समझना था, वो सारा डिस्कशन हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो फिलहाल वीडियो को कीजिए शेयर, जितने भी लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं जरूर पहुंचाइए और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिए। बाकी की बातें होंगी आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।